1960s अमेरिका। एक ऐसा टाइम जब दुनिया बदल रही थी। हिपी मूवमेंट, वियतनाम वॉर और एक नए जमाने की शुरुआत हो रही थी। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा साया भी था जो अंधेरों में कहीं छुपा बैठा था। एक ऐसा डर जो रातों को और भी ठंडा बना देता था, और एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबां पर था। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, एक शहर जो शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर 1968 का दिसंबर आया और शहर की सारी शांति खो गई। 20 दिसंबर 1968, एक ठंडी और सन्नाटे भरी रात। चांद की रोशनी रोड के किनारे खड़ी हुई एक कार पर पड़ रही थी, जिसमें दो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। 17 साल का डेविड फैराडे और 16 साल की बेटी लू जेनसन। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपने फ्यूचर के सपने सजा रहे थे। लेकिन उस रात फ्यूचर सिर्फ एक मौत का साया बन गया। एक अनजान आदमी जो सिर्फ उस टाइम पर एक अंधेरे का साया लग रहा था, बिना किसी वजह के, बिना किसी वार्निंग के उनकी कार के करीब आया और उन दोनों के नोटिस करने से पहले ही उसने उन दोनों पे गोली चला दी। डेविड की लाश कार के अंदर मिली। उसका सर सीधा स्टीयरिंग से लगा था, जैसे किसी ने एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब बेटी लू कार से भागने की कोशिश कर रही थी और इसका प्रमाण था कि बेटी लू के पीठ में 5 गोलियां लगी थी और वो वहीं रोड के किनारे गिर गई। खून से लथपथ उसकी लाश पुलिस को अगली सुबह मिली। अब पुलिस हैरान थी कि एक कपल जो सिर्फ एक पीसफुल ड्राइव पे था, उनको मारने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। लेकिन ये कोई रैंडम किलिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले एंड ना ही कोई फुटप्रिंट्स थे। एंड ऐसा लग रहा था कि किलर एक शैडो की तरह आया और एक शैडो की तरह चला गया। और इस वारदात के सिर्फ 6 महीने बाद एक और हॉरर शुरू होने वाला था, जो कैलिफोर्निया में एक नए टेरर का आरंभ करेगा। एक ऐसा टेरर जो सिर्फ बॉडीज नहीं, दिमाग के अंदर भी अपनी जगह बना लेगा। 4 जुलाई 1969, ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे की रात थी। फायरवर्क्स आसमान में चमक रहे थे और लोग सेलिब्रेशंस में मशरूफ थे। लेकिन एक और जगह, एक और कपल, एक और भयानक घटना होने वाली थी। डार्लीन फेरिन और माइकल मगॉ वलेहो सिटी के एक पार्किंग लॉट में बैठे थे। अब ये दोनों बातें कर रहे थे बिना किसी खौफ के, जैसे दुनिया उनके प्यार के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन फिर अचानक से एक आदमी आ गया। उसने टॉर्च जलाई और बिना किसी वार्निंग के गोलियां चला दी। अब माइकल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे झुकने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उसके जॉ के पास लगी और डार्लिन ने शायद रिएक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन गोलियों की आवाज में उसकी चीखें दब गई। किलर ने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रिमोर्स के उन पे गोली चला दी थी। लेकिन किलर के लिए प्रॉब्लम यह हो गई कि माइकल जिंदा बच गया, पर उसकी आंखों के सामने जो हॉरर हुआ था उसे वो कभी नहीं भुला सकता था। फिर अचानक से उस रात एक कॉल आया, एक बहुत ही अजीब कॉल। ये खौफ का पहला मैसेज था। ये किलर खुद कॉल कर रहा था, जैसे उसे अपनी कहानी सुनाने में मजा आ रहा हो। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब पुलिस को एक लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जो सिर्फ एक कन्फेशन नहीं, एक चैलेंज था। एंड ये लेटर एक डेडली गेम की शुरुआत थी, जिसके रूल्स सिर्फ एक इंसान बना रहा था, द ज़ोडिएक किलर। अब ये लेटर सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं था, बल्कि ये एक रिडल था। इस लेटर को व्हाइट पेपर पर टाइपराइटर से लिखा गया था एंड इसको एड्रेस किया गया था टू द न्यूज़पेपर्स एंड द पुलिस। उस लेटर में एक सिंबल भी था, एक सर्कल और एक क्रॉस का अजीब सा कॉम्बिनेशन, और एक नाम जो दुनिया
आज भी नहीं भूल सकती, ज़ोडिएक। अब इस लेटर में ज़ोडिएक ने पुलिस और न्यूज़पेपर्स को चैलेंज किया कि अगर उन्होंने ज़ोडिएक का सीक्रेट डिकोड नहीं किया तो और भी लोग मारे जाएंगे। और देखते ही देखते ये एक साइकोलॉजिकल गेम बन गया। अब पुलिस टेंशन में थी और पब्लिक पैनिक कर रही थी, लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वो थी उस लेटर के साथ भेजा गया एक क्रिप्टोग्राम, एक सीक्रेट कोड जो शायद उस किलर की असली आइडेंटिटी रिवील कर सकता था, या एक ऐसा कोड जो शायद ये बता सकता था कि उसके अगले विक्टिम्स कौन होंगे। अब जिस दिन ये क्रिप्टोग्राम न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ था उसी दिन एक स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डन और उनकी वाइफ ने इसको क्रैक कर लिया। लेकिन इस कोड को क्रैक करने के बाद जो सामने आया वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। इस कोड में लिखा था कि आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। अब ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, ये एक वार्निंग थी, क्योंकि ज़ोडिएक सिर्फ एक किलर नहीं था, वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो मर्डर को आर्ट फॉर्म समझता था। एंड ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि ज़ोडिएक के और भी लेटर्स आने वाले थे। हर लेटर के साथ एक नया क्लू, एक नया मेज। पुलिस हर वक्त एक कदम पीछे चल रही थी और ज़ोडिएक एक कदम आगे। 27 सितंबर 1969 ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड एक लेक के पास बैठकर रिलैक्स कर रहे थे। हल्की सी हवा चल रही थी और पानी में चांद की रोशनी पड़ रही थी एंड सब कुछ एक पीसफुल वीकेंड की तरह लग रहा था। लेकिन ये पीस सिर्फ कुछ मिनट्स तक लास्ट करने वाला था। एक आदमी आया बिना किसी गन के, लेकिन इस बार एक मास्क के साथ, एक अजीब और टेरिफाइंग मास्क जिसके ऊपर ज़ोडिएक का सिंबल बना था। अब इस बार उसके पास गन नहीं थी, लेकिन उसकी तैयारी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसने उन दोनों को बांध दिया जैसे कि कोई हंटर अपने शिकार को कंट्रोल करता है। फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसने एक बड़ी सी नाइफ निकाली और उन दोनों पर अटैक कर दिया। सिसिलिया की चीखें हवा में गूंज गई, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। अब ब्रायन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतने गहरे घाव हो गए थे कि वो बेहाल हो गया। सिसिलिया ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। यहां पर भी किलर ने एक गलती की कि ब्रायन जिंदा बच गया। उसने पुलिस को बताया कि किलर के चलने का तरीका काफी ज्यादा अजीब था, जैसे कि कोई डेलिबरेटली अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहा हो, जैसे कि वो अपनी असली पहचान छुपा रहा हो। अब काफी सोचने के बाद पुलिस ने यही रियलाइज किया कि ज़ोडिएक एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट किलर था। वो चाहता था कि पुलिस कंफ्यूज हो। और फिर आई एक और हॉरिफाइंग घटना, एक ऐसा मर्डर जो पुलिस के बिल्कुल सामने हुआ। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को के एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को एक नॉर्मल राइड मिली थी। एक आदमी जो बिल्कुल एक कॉमन कस्टमर जैसा लग रहा था। वो कस्टमर टैक्सी में बैठा और उसने एक एड्रेस बताया। अब पॉल ने बिना किसी शक के गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पॉल को यह नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी राइड होने वाली थी। जब टैक्सी एक रेसिडेंशियल एरिया में पहुंची, तभी उस आदमी ने बिना किसी वार्निंग के पॉल स्टाइन पर गोली चला दी। सिर्फ 1 सेकंड और सब कुछ खत्म। लेकिन यहां पर एक अजीब बात हुई। ज़ोडिएक ने उसका चश्मा और उसके कपड़े छुपाने के बजाय एक नया चैलेंज दिया। अब पास खड़े 3 लड़कों ने उसे ये करते हुए देख लिया था एंड बिना किसी टाइम को वेस्ट किए उन 3 लड़कों ने पुलिस को बुला दिया। एंड जब तक पुलिस आई वो सिर्फ 2 मिनट लेट थे ज़ोडिएक किलर को पकड़ने से, सिर्फ 2 मिनट। और यहाँ पर पुलिस से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने रेडियो पर एक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के सस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया, जबकि असली सस्पेक्ट वाइट कॉम्प्लेक्शन का था। ज़ोडिएक एक बार फिर से अंधेरों में कहीं खो गया और पुलिस
सिर्फ हाथ मलती रह गई। ज़ोडिएक किलर का नाम हर जगह था और पुलिस ने बहुत सारे सस्पेक्ट्स की जांच की। अब कुछ लोगों के एक्शंस और उनकी आदतें ज़ोडिएक किलर जैसी थी, पर उनके अगेंस्ट एक पक्का सबूत कभी नहीं मिला। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये सस्पेक्ट्स ज़ोडिएक किलर से मिलते थे या नहीं मिलते थे। एक ठंडी शाम थी जब पुलिस ने एक इंसान पर अपनी नजर टिकाई, आर्थर ले एलन। उसका चेहरा सीरियस था और उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस थी, जैसे कि वो इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देख रहा हो। एंड इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था उसको ज़ोडिएक किलर मानने का। अब क्राइम सीन पर जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो मिलिट्री स्टाइल बूट्स के थे और जैसे ही एलन के घर की तलाशी ली गई वैसा ही एग्जैक्ट पैटर्न वाला एक पैर उनके घर से मिला। अब ये एक कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, पर ये सबसे शॉकिंग चीज नहीं थी, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई। आर्थर के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि आर्थर एक बार कैजुअली कह रहा था कि अगर वो चाहे तो पुलिस को चैलेंज करने वाले लेटर्स लिख सकता है, और यही बात इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में अटक गई। जब पुलिस ने एक गहरा इन्वेस्टिगेशन किया तो आर्थर के घर से एक खून से लिपटी हुई नाइफ मिली। क्या ये वही नाइफ थी जो लेक बेरिएसा में यूज हुई थी? सब कुछ मैच हो रहा था और जब पुलिस उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखने गई तो उसका रिकॉर्ड और भी ज्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि उसके रिकॉर्ड पर असॉल्ट और वायलेंट बिहेवियर की हिस्ट्री थी। लेकिन जब डीएनए टेस्ट किया गया तो एक अजीब चीज सामने आई। वो डीएनए ज़ोडिएक लेटर्स और क्राइम सीन्स पे मिलने वाले डीएनए से मैच नहीं किया। अब जब पुलिस इतनी श्योर थी कि ये ज़ोडिएक किलर आर्थर ही है, तो इस डीएनए टेस्ट के फेल होने का मतलब क्या था? क्या ज़ोडिएक किलर किसी और तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, या फिर पुलिस किसी गलत इंसान को चेज कर रही थी? अब आर्थर की हैंडराइटिंग भी ज़ोडिएक लेटर से मैच नहीं कर रही थी। एंड सबसे शॉकिंग बात कि जब एक पर्टिकुलर मर्डर हुआ था तब आर्थर एक हॉस्पिटल में एडमिट था। अब क्या ज़ोडिएक किलर इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि डीएनए टेस्ट भी गलत मैच हो, या फिर आर्थर ले एलन एक अनलकी सस्पेक्ट था? एक शाम एक यंग लड़की पुलिस स्टेशन में आई। उसकी आंखों में डर था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि मैंने ज़ोडिएक किलर को देखा है और उसका चेहरा मुझे याद है। ये सुनते ही पुलिस हैरान हो गई और उन्होंने जल्दी से कुछ इन्वेस्टिगेशन के फोटोज सामने रख दिए, और इस टाइम पर उस लड़की ने एक पर्टिकुलर फोटो पर अपनी उंगली रखी। वो फोटो थी लॉरेंस केन की। अब केन एक अजीब और डरावना आदमी था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहा था कि वो पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रह चुका है। मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स भी ये कह रही थी कि उसका बिहेवियर डिस्टर्बिंग था, एक ऐसा इंसान जो किसी भी वक्त एक साइकोपैथ बन सकता था। जब पुलिस ने और भी इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सामने आया। उसका फिजिकल अपीयरेंस ज़ोडिएक स्केचेस से मिलता था। एंड एक बार एक और विटनेस ने कहा था उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे कि वो मेरे सोल में झांक रहा है। लेकिन जब हैंडराइटिंग का टेस्ट किया गया तो एक और शॉकिंग टर्न सामने आया। केन की हैंडराइटिंग ज़ोडिएक लेटर्स से बिल्कुल भी मैच नहीं की। फिर भी उसका डीएनए टेस्ट किया गया और वो भी मैच नहीं हुआ। तो क्या ये सिर्फ एक मिसलीडिंग लीड थी, या फिर केन एक वायलेंट आदमी था जो ज़ोडिएक किलर की तरह दिखता था लेकिन था नहीं? सालों तक ज़ोडिएक का नाम सिर्फ एक हॉरर स्टोरी बन चुका था, लेकिन 2021 में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक शॉकिंग क्लेम किया, हमें ज़ोडिएक किलर मिल गया है। एंड इसी के साथ उन्होंने एक नाम लिया, गैरी फ्रांसिस पोस्टर। उनका कहना था कि अगर ज़ोडिएक किलर के साइफर्स ध्यान से देखे जाएं तो पोस्टर का फुल नेम उन लेटर्स में हिडन हो सकता है। और जब गैरी की फोटोज निकाली गई तो वो एक फेमस ज़ोडिएक किलर के स्केच से मैच कर गई। अब उसके कुछ पुराने दोस्तों ने भी कहा कि वो ज़ोडिएक लेटर्स लिखता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी
बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। एक ऐसा आदमी जिसमें एक सीरियल किलर होने की सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। लेकिन जब पुलिस ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखे तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला, डीएनए भी मैच नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन था। कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया। तो क्या 2021 में भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रह गई? क्या गैरी फ्रांसिस पहुंचता ही असली ज़ोडिएक था, या एक और नाम जो बस थ्योरीज में ही लिखा गया? ज़ोडिएक किलर का सच आज भी एक अंधेरे में छुपा हुआ राज है। तो क्या हमें कभी एक असली चेहरा देखने को मिलेगा, या ये भी एक राज बनकर रह जाएगा? ज़ोडिएक के लेटर्स 1974 तक आते रहे, लेकिन फिर अचानक से वो बंद हो गए। अब क्या वो मर गया? क्या उसने अपने आइडेंटिटी चेंज कर ली, या क्या वो सिर्फ पुलिस का मजाक उड़ा रहा था? ये आज भी एक ऐसा कोल्ड केस है जो सुलझाया ना जा सका, एक ऐसा किलर जो आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, ज़ोडिएक सिर्फ एक नाम नहीं, एक हॉरर बन चुका है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के लोग हर रात ये सोचकर सो जाते थे कि कल कोई ज़ोडिएक लेटर आएगा या कोई नया मर्डर होगा। अब ज़ोडिएक के लेटर्स सिर्फ धमकियां नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, क्योंकि वो इन लेटर्स के थ्रू पुलिस और मीडिया का मजाक उड़ा रहा था। और हर लेटर में कुछ नए कोड्स, नए क्लूज हमेशा होते थे। और इन लेटर्स में कितनी डिस्टर्बिंग चीजें लिखी जाती थी वो आप इस लाइन से समझ सकते हैं। एक लेटर में लिखा था कि आई एम कलेक्टिंग स्लेव्स फॉर माई आफ्टर लाइफ। 1970 के बाद ज़ोडिएक के अटैक्स बंद हो गए। अब वो रिटायर हो गया, या किसी और नाम से क्राइम करने लगा, या वो पुलिस से डरने लगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये हर एंगल से इस केस को एनालाइज किया। फिंगरप्रिंट्स लिए गए, हैंडराइटिंग एनालिसिस की गई, डीएनए टेस्ट किए गए, लेकिन फिर भी कोई भी सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला। 2016 में एक नए टाइप के डीएनए टेस्ट को यूज किया गया, लेकिन सैडली वो भी फेल हो गया। और आपको सबसे शॉकिंग बात पता है, ज़ोडिएक खुद से लेटर्स लिखता था, खुद से पुलिस को चैलेंज करता था, खुद से क्लूज देता था, फिर भी वो कभी पकड़ा नहीं गया। क्या वो एक मास्टरमाइंड सीरियल किलर था, या वो साइकोलॉजिकली पुलिस, मीडिया और इंसानों के साथ एक गेम खेल रहा था? अब लेटर्स पे ध्यान दिया जाए तो एक और बात उभर के आती है। ज़ोडिएक के लेटर्स में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन लेटर्स में ये गलतियां जानबूझकर की गई हैं ताकि पुलिस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। पूरे अमेरिका में ये कितने बड़े स्केल पर था वो आप आज भी इस चीज से देख सकते हैं कि अगर आज भी आप एक पुराना न्यूज़पेपर, एक पुराना पुलिस रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको कहीं ना कहीं ज़ोडिएक किलर का नाम मिल जाएगा। एक केस जो कभी सुलझा नहीं, और एक नाम जो आज भी लोगों को सोने नहीं देता। ज़ोडिएक किलर एक घोस्ट बन चुका है, एक ऐसी कहानी जो आज भी मिस्ट्रीज में लिपटी हुई है। और सबसे डरावनी बात, क्या ज़ोडिएक किलर आज भी जिंदा है? क्या वो किसी नए नाम से आज भी छुपा हुआ है? अब जिस हिसाब से ज़ोडिएक किलर का दिमाग इतना डिस्टर्बिंग था, शायद वो आज भी किसी कोने में बैठा हुआ हो, ये सुन रहा हो और मुस्कुरा रहा हो।